हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक की, जिन्होंने कल यानी कि 29 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। और बैंक का जो प्रॉफिट है वो लगभग 50% बढ़ के 1242 करोड़ रहा है। हालांकि बैंक ने माना है कि जो इनके ऊपर विसल ब्लोअर्स ने आरोप लगाया था कि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है वहां पे माइक्रो फाइनेंस लोन्स देने में कुछ एवरग्रीनिंग की जा रही है, तो उस केस में बैंक ने माना है कि इनका इंटरनल रिव्यू कंप्लीट हुआ है और कुछ प्रोसीजरल गलतियां हुई हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको इंडसइंड बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बैंक के ओवरव्यू की, तो इंडसइंड बैंक भारत का फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बाद इंडसइंड बैंक आता है। इनके 2,28,000 करोड़ से ज्यादा के लोन्स हैं, 2,84,000 करोड़ से ज्यादा के डिपॉजिट्स हैं, 31 मिलियन इनके कस्टमर्स हैं, 5,706 इनकी ब्रांचेस और आउटलेट्स हैं। और अगर इनके लोन्स की बात की जाए तो 54% इनके रिटेल लोन्स हैं और 46% होलसेल यानी कि कॉर्पोरेट लोन्स। 42% की इनकी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो यानी कि टोटल डिपॉजिट का 42% इनके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आता है। इसके अलावा अगर रिटेल फाइनेंस की बात की जाए तो जो 54% है उसमें 27% इनका व्हीकल फाइनेंस लोन है जो कि इनका डोमेन एक्सपर्टीज माना जाता है। इसके अलावा 12% माइक्रो फाइनेंस और 4% जेम्स एंड ज्वेलरी, और बाकी के जो 11% बचते हैं वो अदर लोन्स हैं। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैंक की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो 18.06% है, जो कि अच्छी कही जा सकती है। एवरेज लिक्विडिटी कवरेज रेशो 137% है, नॉर्मली 100% से ज्यादा को अच्छा माना जाता है। 72% की पीसीआर है यानी कि प्रोविजन कवरेज रेशो, जिसको भी 70% से ज्यादा हो तो अच्छा ही माना जाता है। इसके अलावा 4.1% का इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यानी कि जिस इंटरेस्ट पे ये लोन देते हैं वर्सेस जिस इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट ये डिपॉजिट पे देते हैं उनका जो गैप है वो 4.1% है। 41.59% इनकी कॉस्ट टू इनकम है और 5.9% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और अब अगर Q3 हाइलाइट्स की बात की जाए तो इनके लोन्स पिछले साल के मुकाबले 10% ग्रो हुए हैं, पिछले क्वार्टर के मुकाबले 4%। डिपॉजिट्स पिछले साल के मुकाबले 19% बढ़े हैं, कासा 24% पिछले साल के मुकाबले। सिमिलरली टर्म डिपॉजिट 16% और टोटल एसेट 14%। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए तो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम 11% बढ़ी है, टोटल फी इनकम 14% बढ़ी है, रेवेन्यू 12% बढ़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12% और नेट प्रॉफिट इनका 50% बढ़ा है। अगर की रेशियोज की बात की जाए तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.02% कम हुआ है, पिछले साल के मुकाबले 4.10% रहा है। रिटर्न ऑन असेट 1.35% है, जो कि 30 बीपीएस पॉइंट से बेटर हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.88%, कॉस्ट टू इनकम 41.59% और नेट एनपीए इनके 0.71% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा परसेंट खराब हुए हैं। तो ये एक बैंक के लिए थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। और अब अगर इनके फाइनेंशियल्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया जाए तो बैंक का जो प्रॉफिट बढ़ा है उसके पीछे का जो मेन कारण है वो है इनकी जो टोटल इनकम बढ़ी है, खासकर इनकी जो अदर इनकम है वो 14% बढ़ी है, नेट इंटरेस्ट इनकम 11% बढ़ी है और इसके अलावा 11% से इनके जो प्रोविजन एंड कंटिजेंसी है वो पिछले साल में सेम क्वार्टर के मुकाबले में कम हुए हैं। और हालांकि एस्टीमेट्स के हिसाब से ब्लूमबर्ग ने एक एस्टीमेट लगाया था कि इनका प्रॉफिट 1264 करोड़ रह सकता है, तो वहां से इनके नंबर्स थोड़े से कम आए हैं, तो इन्होंने शायद एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। हालांकि कुछ जगह पे इससे ज्यादा नंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा था, यानी कि 54% इनका प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद थी, तो वहां से थोड़ा सा कम है। लेकिन कुछ एनालिस्ट मान रहे थे कि इससे कम रहेगा, तो मिली जुली परफॉर्मेंस बोली जा सकती है कि इनकी रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो इनका हेड काउंट है वो लगभग 10% बढ़ के 32,225 हो चुका है। और अब अगर बात की जाए बैंक के लोन्स की, तो टोटल लोन बुक इनकी 2,28,000 करोड़ की है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 4% बढ़ी है। इनके 54% रिटेल लोन्स हैं और 46% कॉर्पोरेट लोन। कॉर्पोरेट लोन में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है ओवर द टाइम और वहीं रिटेल लोन में थोड़ी सी कमी आई है।
और रिटेल लोन की अगर परसेंटेज की बात की जाए यानी कि 54% में से कौन से लोन हैं, तो सबसे ज्यादा इनकी डोमेन एक्सपर्टीज है व्हीकल फाइनेंस में। 27% इनके टोटल लोन्स के व्हीकल फाइनेंस लोन्स हैं। 15% नॉन व्हीकल फाइनेंस लोन है, जिसमें कि बिजनेस बैंकिंग, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो लोन्स देते हैं। और 12% इनके माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं। और अगर इनके कॉर्पोरेट लोन्स की बात की जाए, जो कि ओवरऑल लोन बुक का 46% है, इसमें से 24% इन्होंने लार्ज कॉर्पोरेट को दे रखे हैं, 20% मिड कॉर्पोरेट को, और 2% इनके स्मॉल कंपनीज को है। और अगर इनकी कॉर्पोरेट लोन बुक देखी जाए तो लगातार बढ़ी है। मार्च 2021 में 91,018 थी, जो कि बढ़ के अब 1,05,481 करोड़ हो गई है। और अगर इनका रिस्क प्रोफाइल देखा जाए तो ए माइनस और उससे बेटर जो कैटेगरी के लोन है वो लगभग इनके 72% है, और बाकी के 28% इनके बी और बिलो कैटेगरी में आते हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जा सकती है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ टाइम से देखेंगे तो इनके यहाँ पे मार्च 2020 में 37% बी और बिलो बी थे, फिर वो 32% रह गए, तो वहां से घट के अब ये 28% रह गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और अब अगर डिपॉजिट्स की बात की जाए तो बैंक के टोटल डिपॉजिट 2,84,000 करोड़ से ज्यादा रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले 19% बढ़े हैं, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3%। अगर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट देखी जाए तो लगातार कम हो रही है। जो पिछले साल 5.34% थी, जो कि घट के अब 4.686% रह गई है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ओवरऑल इस बीच में कम हुए हैं। और इनका जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से जो पोर्शन आता है डिपॉजिट का, वो लगातार बढ़ा है, जो कि लो कॉस्ट ऑफ फंड होते हैं, तो इसने भी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में हेल्प करी है। तो इनका ये 42% है, और जो कि पिछले साल के मुकाबले 24% बढ़ा है, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3%। इसके अलावा अगर कुछ की रेशियोज की बात की जाए तो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.10% रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर से तो बेटर हुआ है, लेकिन पिछले साल अगर सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो उसमें 2 बेसिस पॉइंट की कमी देखी गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार बढ़ रही है, 10.88% है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन असेट्स भी लगातार बढ़ी है, 1.35%, जो कि अच्छी बात है। और इसके अलावा जो इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखी गई है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी, और पिछले साल सेम क्वार्टर से भी वो इंप्रूव हुई है। 18% से भी थोड़ी सी ज्यादा है, तो अच्छी कही जा सकती है। और अब अगर बात की जाए असेट क्वालिटी की, तो यहाँ पे जो ग्रॉस एनपीए हैं पिछले क्वार्टर में 6,245 करोड़ के थे, जो कि घट के 5,779 करोड़ के रह गए हैं। हालांकि इसमें जो एनपीए रेशो है पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.77 से बढ़ के आई मीन बेटर होके 2.48% हुई है, और नेट एनपीए भी 0.80 से घट के 0.7% हुई है। ये तो पिछले क्वार्टर से तो नंबर इंप्रूव हुए हैं, लेकिन अगर पिछले साल सेम क्वार्टर से करें तो वहां से थोड़ी इनकी एसेट क्वालिटी खराब हुई है। पिछले साल इनकी 1.74% की ग्रॉस एनपीए रेशो थी, जो कि बढ़ के 2.48% हो गई है, और एनपीए भी 0.22% थे, जो कि बढ़ के 0.7% हो गए हैं। तो यानी कि पिछले साल के मुकाबले इनकी थोड़ी एसेट क्वालिटी खराब हुई है। और अब अगर बात की जाए बैंक के जो एक माइक्रो फाइनेंस लोन्स का इशू चल रहा था, आपको शायद याद होगा कि 6 नवंबर को विसल ब्लोअर्स ने आरोप लगाया था बैंक के ऊपर कि जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, ये कुछ लोन्स की एवरग्रीनिंग कर रही है। लोन्स की एवरग्रीनिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दे रखा है और वो टाइम पे अपनी किस्तें नहीं पे कर रहा है, ईएमआई पे नहीं कर रहा, तो आइडियली बैंक को उस असेट को नॉन परफॉर्मिंग असेट करार कर देना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था कि रादर देन उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलें, बैंक की जो सब्सिडरी कंपनी है वो उनको अपने कस्टमर को नए लोन्स इशू कर रही थी बिना उनकी कंसेंट के, और उस नए लोन के अगेंस्ट वो जो पुराने लोन है उनको सेट ऑफ कर रहे थे, ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे पुराने लोन पे किए गए हैं। तो उससे क्या हो रहा था, बैंक की नॉन परफॉर्मिंग असेट तो नहीं बढ़ रही थी, वहां पे इंप्रूवमेंट दिख रही थी, लेकिन ओवरऑल जो इनका लोन्स थे बैड क्वालिटी के लोन्स, वो लगातार बढ़े जा रहे थे। तो ये आरोप लगा था। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने 6 नवंबर को एक वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी उसके ऊपर जो बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुमन कटपालिया जी, उन्होंने कहा है कि इनकी एक इंटरनल रिव्यू उसके ऊपर कंप्लीट हो चुका है, और एक्सटर्नल रिव्यू रिपोर्ट अगले 2 वीक में लगभग आ जाएगी, तो उसके बाद ये पब्लिक को अपडेट करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने माना है कि इंटरनल रिपोर्ट में इनको पता लगा है कि एक इनका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का प्रोडक्ट था, जो कि कोविड से इंपैक्टेड लोगों को कुछ लिक्विडिटी सपोर्ट दे रहा था।
हालांकि वो लोन्स तभी दिए जा रहे थे जबकि उनके पुराने लोन्स क्लियर हुए हैं, ये उन्होंने मेंशन किया है इंटरनल रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन इन्होंने माना है कि वहां पे कुछ प्रोसीजरल मिस्टेक हुई हैं, जैसे कि जो नए लोन की डिसबर्समेंट है कैश की, वो उसी दिन हुई थी जिस दिन पुराने जो लोन्स के एरियर्स हैं उसकी रीपेमेंट की गई थी। तो ये इनके हिसाब से प्रोसीजरल लैप्स है। हालांकि इस प्रोडक्ट को बैंक ने कहा है कि सितंबर में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और इस प्रोडक्ट के अंतर्गत 179 करोड़ के लोन्स आउटस्टैंडिंग थे, जिसको कि बैंक ने कहा है कि पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया गया है। हालांकि जब ये इशू शुरू में सामने आया था तो बैंक ने उस टाइम पे नहीं माना था कि बैंक की तरफ से कोई गलती हुई है। उन्होंने कहा था ये टेक्निकल ग्लिच है, जिसकी वजह से लगभग 84,000 माइक्रो फाइनेंस लोन्स बिना कस्टमर की मर्जी के इशू हो गए थे। और उस टाइम पे बैंक ने कहा था कि इससे लगभग 34 करोड़ रुपए का बैंक को जो एक्सपोजर हो सकता है, लेकिन अब वो बढ़ के 179 करोड़ बता रहे हैं और अब कुछ प्रोसीजरल मिस्टेक भी बताई जा रही हैं। हालांकि बैंक ने कहा है कि यहाँ से जब चीजें अब बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगी और चौथे क्वार्टर में आप माइक्रो फाइनेंस लोन्स में ग्रोथ भी देखेंगे क्योंकि डिसबर्समेंट स्टार्ट होगी। और ओवरऑल इन्होंने यही बोला है कि भाई हाँ, कुछ प्रोसीजरल मिस्टेक जरूर है, लेकिन इससे कोई भी उम्मीद नहीं है कि कोई भी फाइनेंशियल हिट होगा बैंक को। तो अभी जब इनकी एक्सटर्नल रिव्यू रिपोर्ट आएगी तब ज्यादा पता लगेगा कि एक्चुअली में क्या हुआ है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें इंडसइंड बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 37% की नेगेटिव रिटर्न दी है, पिछले एक साल में 12.5% की रिटर्न है। हालांकि पिछले 3 महीने में इनका शेयर 23% से ज्यादा गिरा है और इसका रीजन यही है कि जब माइक्रो फाइनेंस इशू जो लोन्स का हमने डिस्कस किया वो सामने आया था, तो उसके बाद शेयर में काफी करेक्शन देखी गई है। हालांकि रिजल्ट के एंटिसिपेशन में इनका शेयर लगभग 6% के आसपास पिछले एक वीक में भागा है। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो इसका एवरेज प्राइस 1300 के आसपास है, हायर साइड पे 1750, लोअर साइड पे 880। जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है वो 903 रुपए के आसपास हुई है, तो हम कह सकते हैं कि अभी अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस के आसपास है। तो प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। अगर फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो लार्ज कैप बैंक है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर आप इनका वैल्यूएशन देखेंगे तो पी और पीबी रेशियो के हिसाब से ये अपने पीयर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो वैल्यूएशन वाइज इस बैंक के शेयर को डेफिनेटली लिया जा सकता है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी लोअर साइड पे है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो स्ट्रांग है, बैंक प्रॉफिटेबल है। तो ओवरऑल अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अगर आपको बैंक में भरोसा है तो इसकी प्राइसिंग वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए लिया जा सकता है। जो इसके अलावा कुछ मीडिया में ये भी बताया जा रहा है कि जो बैंक के कुछ पुराने कॉर्पोरेट लोन्स हैं जो कि रिकवरी की उम्मीद नहीं थी, वहां पे भी कुछ रिकवरी की उम्मीद की जा रही है। तो अगर वो होता है तो बैंक का शेयर भाग सकता है। हालांकि जो नेगेटिव बातें हैं वो ये है कि अगर इनके जैसे इन्होंने कुछ प्रोसीजरल मिस्टेक तो मानी है, हालांकि इन्होंने बोला है कि कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक्सटर्नल रिव्यू में कुछ निकल के आता है कि बैंक में कुछ गवर्नेंस इशू हैं, तो ये बैंक के लिए नेगेटिव खबर हो सकती है। इसके अलावा अगर मंडे की बात की जाए कि बैंक का शेयर कैसे रिएक्ट करेगा, तो इनके जो रिजल्ट्स हैं एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम हैं, थोड़ी सी असेट क्वालिटी भी खराब हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट करे, क्योंकि पिछले एक वीक में 6% भाग भी चुका है। हालांकि ये सब डिपेंड करता है कि मार्केट की पोजीशंस कैसी हैं, तो कई बार रिजल्ट अच्छे आते हैं तो भी शेयर नेगेटिवली रिएक्ट करता है। तो ये देखना होगा कि कैसे रिएक्ट करेगा शॉर्ट टर्म में। बट अगर लॉन्ग टर्म विजन है, तो अगर बैंक के साथ कोई मेजर गवर्नेंस इशू नहीं है, तो ये बैंक यहाँ से बहुत ही अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर कुछ असेट क्वालिटी फ्रंट पे या जो बैंक के कोई गवर्नेंस इशू निकल के आते हैं, तो ये बैंक का शेयर थोड़ा सा और स्ट्रेस में जा सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।